नमस्कार, मैं अमित कुमार सिंह अन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस यह भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। मतलब एक ही वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुमार सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूं तथा विगत 5 वर्षों से दिल्ली इलाहाबाद के विभिन्न कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ हूं, जहां मैं स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स और हिस्ट्री पढ़ाता रहा हूं। मैं यूपीएससी का 2 बार और यूपीएससी का 3 बार इंटरव्यू दिया हूं तथा अन्य स्टेट पीसीएसओ का मैं लगातार मेंस देता रहा हूं। अन अकेडमी आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां भारत के सभी बेस्ट एजुकेटर जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो। सभी आज अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जहां आप अपने मनपसंद एजुकेटर से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीएससी सीएससी जीएस पे 15,519 से ज्यादा कोर्सेज है, जो क्या है, जो कॉम्प्रिहेंसिव है। एससी सीएससी जीएस ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन जो है, 1 महीने की फी है वो 5,000 रुपये, 6 महीने की फीस है 22,500 रुपये, 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 27,500, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है 40,000 रुपये और 36 महीने का सब्सक्रिप्शन है 50,000। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1 महीने का जो फीस है वो 5,000 की जगह पे 10% डिस्काउंट के साथ 4,500 रुपये, 6 महीने की फी जो 22,500 रुपये है। अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए 22,500 की जगह पे 20,250 रुपये पेड करना होगा। 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन जो 27,500 है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए 24,750 रुपये पेड करना होगा। उसी तरह 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 का प्रयोग करते हैं तो आपको इसके लिए 36,000 रुपये पेड करना होगा और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपये है, अगर आप हमारा कोड AKS001 जो हमारा कोड है और अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी और आपको इसके लिए 50,000 की जगह पे 10% छूट के साथ 45,000 रुपये पेड करना होगा। दोस्तों, इस कोरोना काल में जिस तरह सरकारी नौकरियों का क्रेज बढ़ा है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि बहुत ही नॉमिनल फीस है, क्योंकि इससे कम फीस पे कोई भी संस्थान आपको इससे बेहतर सेवा नहीं दे सकती है। इसलिए दोस्त, आप अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म से जुड़िए और आप इसका फायदा उठाइए तथा आप हमारे कोड AKS001 का प्रयोग जरूर कीजिए। 6 मंथ बैच फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए शुरू हो रहा है 8 फरवरी से 6 मंथ बैच यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए शुरू किया जा रहा है और कंप्लीट 1 ईयर बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है यूपीएससी सीएससी 2022 के लिए 8 फरवरी से ही। और कंप्लीट 2 ईयर बैच कोर्स शुरू हो रहा है यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए 8 फरवरी से 2 ईयर बैच कोर्स की शुरुआत हो रही है यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए और एनसीईआरटी बैच की शुरुआत हो रही है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए। आप लोग जरूर जुड़िए और यहाँ पे भी तीनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी मीडियम में होगा और इंग्लिश मीडियम में, तीनों में पढ़ाई कराई जाएगी। इसलिए दोस्त, आप हमारे कोड AKS001 के माध्यम से आप जरूर AKS001 के माध्यम से आप जरूर एडमिशन लीजिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। अन अकेडमी कॉम्बैट की शुरुआत हो रही है, हुई है 7 फरवरी से। अब अन अकेडमी कॉम्बैट की 11 बजे टाइमिंग है इसका। 11 बजे 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, 45 मिनट का समय होगा, रेटिंग स्कोरिंग होगी, फोनेटिक कंटेक्ट मिलेगा
और आपको विनिंग अमेजिंग प्राइज दिया जाएगा इसके लिए। अनअकैडमी प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स 2 होता है, ठीक है। इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वह रखा गया है 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 88,705 रुपए। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो है 1,31,510 रुपए। 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 1,67,220 रुपए। ये हो गया प्लस कोर्स। प्लस प्लस आइकॉनिक दोनों का मिलाकर प्लस कोर्स का जो फीस रखा गया है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 70,000 रुपए, 70,103 रुपए। 24 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वो रखा गया है 99,680 रुपए। और 36 महीने का जो सब्सक्रिप्शन रखा गया है वह रखा गया है 1,21,200 रुपए। अगर आप हमारा कोड AKS001 हमारा कोड है, अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको 10% की इस पे छूट मिलेगी। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्त। अब हम चलते हैं, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे NCERT। NCERT हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिपिन चंद्रा। 12वीं की NCERT जो है बिपिन चंद्रा की, उसको हम लोग शुरू करेंगे। आधुनिक भारत बेसिक से एकदम हम लोग तैयारी करते हैं। आप लोग जो भी तैयारी करते हैं, स्टेट PCS की करते हैं, UPSC CSC की तैयारी करते हैं, उसके लिए NCERT बहुत ही जरूरी होती है। अगर आप NCERT को सही तरीके से आप पढ़ लेंगे तो आपको आपकी जो तैयारी है वो 60% से ज़्यादा हो जाती है। आपको उस विषय की जानकारी 60% से ज़्यादा हो जाती है। इसलिए दोस्त NCERT क्या है, बेस है, और बेस मजबूत होना बहुत जरूरी है। बेस जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक उस पर इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए दोस्त आज हम लोग बिल्कुल बेस पढ़ेंगे, बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। NCERT बिपिन चंद्रा, NCERT बिपिन चंद्रा क्लास 12वीं से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर से हम लोग शुरू करेंगे 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी के भारत में क्या स्थिति थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और पहला हम लोग देखेंगे क्या 18वीं सदी के भारत में मुगल साम्राज्य का पतन। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य का पतन। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। दूसरी चीज, इस पतन के लिए कौन कौन जिम्मेदार था। औरंगजेब के बाद जो आने वाले शासक रहे उनकी क्या भूमिका थी, आगे का हम वर्णन करेंगे यहाँ पे। इसलिए आज हम शुरू करते हैं NCERT बिपिन चंद्रा, बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं। महान मुगल साम्राज्य करीब 2 सदियों तक अपने समय के अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन हो गया। मुगल बादशाहों ने अपनी सत्ता और महिमा खो दी। क्या कह रहा है, देखिए, महान जो मुगल साम्राज्य था हम देखते हैं कब, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 के बाद क्या होता है, बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है। 1526 से बाद से लेकर बाबर से लेकर और औरंगजेब तक क्या था, मुगल साम्राज्य एक बहुत ही मजबूत स्थिति में था। और अन्य जो क्षेत्रीय राज्य थे उनके लिए ईर्ष्या का कारण था। जैसे कौन, मराठे से लगातार संघर्ष होता रहा। दक्षिण के जो राज्य थे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इनसे लगातार संघर्ष रहा इनका। राजपूतों से भी बीच बीच में इनके संबंध बिगड़ते बनते रहे। यह क्या थे, यह लगभग 200 साल तक क्या रहा, यह अन्य राज्यों के लिए एक ईर्ष्या का विषय रहा। लेकिन 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हम देखते हैं, मतलब
18वीं शताब्दी के अंतिम समय में हम देखते हैं, खास करके कब, कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम देखते हैं क्या होता है, मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हो जाता है। उसके लिए कौन कारण थे? देखिए कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के विघटन होने में इसकी शुरुआत तो बहुत ही पहले हो गई थी। हम पर देखते हैं कि इतिहासकार सतीश चंद्र लिखते हैं क्या, कि मुगल साम्राज्य का पतन जो है वह उसकी शुरुआत जहांगीर के समय में भी से शुरू हो गई थी। जागीरदारी संकट के रूप में दिखाते हैं कि जागीरदारी संकट जो थी, भाई देखिए दो तरह की जागीरें थी। एक जागीरें वो थी जिसको आसानी से लिए शासन किया जाता था, उसको क्या कहा जाता था, और दूसरी जागीर थी जिसको जोर जबरदस्ती से किया जाता था। और हम देखते हैं कि जब जहांगीर के समय में जब मराठों को जो मुगल उसमें शामिल किया गया, मनसबदारी में शामिल किया गया, तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा मनसबदारी की मनसब की जरूरत पड़ने लगी। और इससे क्या हो गया, इससे मनसबदारी संकट की स्थिति खड़ी हो गई। यहाँ तक कि जो खालसा के जो क्षेत्र थे, जिनकी कृषि राज्य के द्वारा सीधे आय का प्रमुख साधन थी, वो भी कम हो गया इस जागीरदारी संकट में। तो सतीश चंद्र लिखते हैं कि उसी समय से जागीरदारी संकट की शुरुआत हो गई थी, लेकिन इसका पतन शुरू जो हुआ, हम देखते हैं इसके लिए औरंगजेब की नीतियां भी काफी जिम्मेदार थी। हम देखते हैं कि जहांगीर के अकबर और जहांगीर ने क्या किया, सुलह कुल की नीति अपनाई थी। राजपूत शासकों के साथ, अन्य हिंदू शासकों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। लेकिन औरंगजेब ने, शाहजहां के समय भी कमोबेश स्थिति ठीक रही, लेकिन औरंगजेब ने इस नीति को पूरी तरह से उलट दिया। उसने क्या किया, एक धार्मिक राज्य कायम कर दिया, जजिया को फिर से लगा दिया गया, और शासन जो है वह इस्लामिक पद्धति से उसने चलाने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ, उसके संबंध राजपूतों से बिगड़ गए। अन्य जो हिंदू शासक थे, जैसे जाट थे, सिख थे, इनसे भी इसके संबंध अच्छे नहीं रहे। और इसी स्थिति ये रही कि जब तक तो औरंगजेब जिंदा रहा। और दूसरा क्या हुआ, एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ कि उसने राज्य का बेतहाशा वृद्धि किया। हम देखते हैं कि सबसे बड़ा राज्य इसने कायम किया मुगलों में, मुगल शासकों में इसने दक्षिण तक, कर्नाटक और तमिलनाडु तक अपने राज्य का विस्तार किया। अब इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए इसके पास योग्य उत्तराधिकारियों की कमी थी, और ऐसे मनसबदार भी नहीं थे जो इस गिरती हुई स्थिति को संभाल सके। इसीलिए आप देखते हैं कि औरंगजेब ने अपने अंतिम समय में काफी समय दक्षिण में बिताया। क्यों? कि दक्षिण में जो बार बार विद्रोह हो रहे थे, खास करके मराठों का विद्रोह और दक्षिणी राज्यों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए उसको दिल्ली छोड़कर, राजधानी छोड़कर दक्षिण में औरंगाबाद में अपना डेरा डालना पड़ा। और इसी हम देखते हैं कि इसी के दौरान वो अंत में उसकी मृत्यु भी वहीं हो जाती है, दौलता, या जिसको औरंगाबाद कहा जाता है, जहां पे उसका मजार है। तो हम देखते हैं कि औरंगजेब की नीतियां काफी हद तक मुगल साम्राज्य के लिए जिम्मेदार थी। उसकी धार्मिक नीति, उसके राज्य की बेतहाशा विस्तार की नीति, तीसरी तीसरा क्या कारण था, योग्य उत्तराधिकारियों की कमी। हम देखते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए औरंगजेब को कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला। बहादुर शाह प्रथम जो था, उसका जो बड़ा पुत्र मुअज्जम, उसके पास थोड़ी बहुत क्षमता तो थी, लेकिन वह इतना ज्यादा उम्र का हो गया था, सबसे ज्यादा उम्र में गद्दी पर बैठने वाला मुगल वह शासक। उस समय उसकी आयु लगभग 60 साल के आसपास, और वह एक वृद्ध व्यक्ति हो गया था। और वह राज्य को कुछ ठीक रखने की कोशिश किया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी शासक आए, वह जो सरदार थे, मुगल अमीर थे, उनके हाथ की कठपुतली बने रहे। और इस तरह हम देखते हैं, चाहे वो जहादार शाह आया, चाहे फर्रुख सियर, चाहे मोहम्मद शाह रंगीला, यह लगातार मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। और अंत में हम देखते हैं कि
1805 में हम देखते हैं कि क्या होता है कि दिल्ली पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया और मुगल साम्राज्य जो था वो कठपुतली बन के रह गया। और 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य का पूरी तरह से सफाया हो गया। तो यही हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, मुगल साम्राज्य का पतन के क्या क्या कारण थे। देखते हैं कि औरंगजेब के बाद क्या कहा है कि उनका साम्राज्य दिल्ली के इर्द गिर्द ही कुछ वर्ग मील तक सीमित रह गया। अंत में 1803 में दिल्ली पर भी ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया और प्रतापी मुगल सम्राट एक विदेशी सरकार का पेंशन याफ्ता होकर रह गया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम देखते हैं कि औरंगजेब के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य सिकुड़ता हुआ चला गया। दक्षिण के जो क्षेत्र थे वो मराठों ने ले लिए, यहाँ तक कि उत्तर भारत तक का अभियान किए और धीरे धीरे जितने उन मुगलों के क्षेत्र थे, और लास्ट में हम देखते हैं क्या हुआ कि दिल्ली के इर्द गिर्द का कुछ क्षेत्र था वही मुगल साम्राज्य का केंद्र बन के रह गया। और वो भी 1803 में शाह आलम द्वितीय के समय में दिल्ली पर कब्जा हो गया। किसका? 1803 में अंग्रेजों का। और मुगल सम्राट क्या हो गया, एकमात्र पेंशन याफ्ता बनकर रह गया। अब हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ। औरंगजेब की मौत होने पर उसके 3 बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। मुअज्जम आजम और काम बख्त के बीच, मुअज्जम आजम और काम बख्त के बीच क्या हुआ, गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 65 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। यह विद्वान, आत्मगौरव से परिपूर्ण और योग्य था। उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। इस बात के भी सबूत मिलते हैं कि औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीतियों तथा कदमों से कुछ को उसने बदल दिया। क्या कह रहा है कि हम देखते हैं कि औरंगजेब ने क्या किया था। औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध से बचने के लिए उसने एक वसीयत तैयार किया और वसीयत में उसने अपने मुगल साम्राज्य को 3 भागों में बांट दिया। अपने बड़े पुत्र मुअज्जम को दिल्ली और आगरा का क्षेत्र दिया था। अपने सबसे छोटे पुत्र काम बख्त को गुजरात का क्षेत्र दिया था और अपने तीसरे पुत्र आजम को उसने दक्कन का क्षेत्र दिया था। लेकिन कोई भी, तीनों भाइयों में से कोई भी इस समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं था। अंत में हम देखते हैं कि युद्ध हुआ, जाजाओ का युद्ध हुआ और इस युद्ध में औरंगजेब का बड़ा पुत्र मुअज्जम, जो इसको बहादुर शाह भी कहा जाता था, वह विजयी हुआ और वह गद्दी पर बैठा। जिस समय वह गद्दी, यह ऐसा मुगल शासक था जो गद्दी पर जब जिस समय बैठा उस समय उसकी आयु लगभग 65 वर्ष थी। मतलब सबसे ज्यादा उम्र में गद्दी पर बैठने वाला यह मुगल शासक था। लेकिन यह एक विद्वान शासक था, आत्मगौरव से परिपूर्ण था। लेकिन इसके साथ इसकी दुर्भाग्य यही थी कि यह क्या था, इसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और यह बहुत ज्यादा राजकाज के मामलों में सक्रिय नहीं था। लेकिन फिर भी इसने मेल मिलाप की नीति अपनाया। औरंगजेब की कुछ जो नीतियां थी हिंदू शासकों के प्रति, उसने इसको बदलने का प्रयास किया और औरंगजेब की धार्मिक और संकीर्णतावादी नीतियों को उसने लगभग बदल दिया। जिसे खास करके राजपूतों के मामलों में हम देखते हैं कि उसने मेल मिलाप की नीति अपनाई। जाटों से भी उसने, सिखों से भी मेल मिलाप की नीति अपनाई। उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाया। उसके शासन काल में मंदिरों को नष्ट नहीं किया गया। मतलब क्या हुआ, इसने पुनः सुलह कुल की नीति अपनाने का प्रयास किया।
जो खास करके हम देखते हैं कि औरंगजेब और जहांगीर और अकबर और जहांगीर के समय की जो नीति थी उसको इसने लाने का प्रयास किया फिर से। मराठा सरदारों के प्रति उसकी नीति ऊपरी तौर पर ही मेल मिलाप की थी, क्योंकि देखिए मराठों के मामलों में हम देखते हैं कि बहादुर शाह जो फर्स्ट था वह क्या था, कंफ्यूजन की स्थिति में था, उसकी स्थिति वहां पे साफ नहीं थी। उसने दक्कन की सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार तो दिया, उसने उसे उन्हें दक्कन की सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया, मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया, इसलिए वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुए। क्या कह रहा है, मेल मिलाप की तो नीति इसने अपनाया, लेकिन मराठों के प्रति जो इसकी नीति थी वो क्या थी, धूलमुल की नीति थी। वह बहुत ज्यादा मराठों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने मराठों को दक्षिण में तो चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया, सरदेशमुखी तो वसूलने का अधिकार दिया, मगर चौथ वसूलने का अधिकार नहीं दिया। इससे क्या हुआ कि मराठों के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, मतलब ढुलमुल की स्थिति रही, क्योंकि मराठे भी इसे संतुष्ट नहीं थे। देखिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा आपको फैक्ट नहीं मिलेगा, कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ना होगा और बहुत ही जरूरी है, खास करके यूपीएससी सीएससी के लिए एनसीईआरटी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप दोस्त जरूर हमारी क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि आज से हम केवल केवल पढ़ेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग बिपिन चंद्रा की। बहादुर शाह ने साहू साहू को मराठों का विधिवत राजा नहीं माना। इस प्रकार उसने मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और शाहू को आपस में लड़ने को छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि शाहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे और दक्कन अव्यवस्था का शिकार बना रहा। क्या कह रहा है, वही बात कर रहा है जो अभी हम कहे हैं कि इसने क्या किया, ढुलमुल नीति अपनाया, किसके प्रति, मराठों के प्रति। अब जैसे मराठों को अब देखते हैं कि बहादुर शाह के समय में क्या हुआ, शाहू को आजाद कर दिया गया, जो जेल में बंद था अपनी माता के साथ उसको आजाद कर दिया गया। इसलिए आजाद कर दिया गया कि जब यह दक्षिण में जाएगा तो मराठों में क्या होगा, आपसी संघर्ष शुरू हो जाएगा उत्तराधिकार को लेकर। जो ताराबाई जो थी राजा राम की जो विधवा थी, मतलब शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम की विधवा थी जो शासन कर रही थी, उसके बीच और शाहू के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू हो जाएगा। लेकिन उसने शाहू को तो आजाद कर दिया, लेकिन शाहू को उसने मराठों का एक छत्र राजा नहीं माना और स्थिति यही रही। अब इससे क्या हुआ, शाहू ने तो धीरे धीरे मराठों पे अपना नियंत्रण कायम कर लिया बालाजी विश्वनाथ के माध्यम से, लेकिन क्या हुआ कि मराठे भी बहादुर शाह की नीतियों से संतुष्ट नहीं रहे और इसी कारण वो लगातार दक्षिण में अभियान करते रहे, लूट मार करते रहे, जिससे दक्षिण में मुगल साम्राज्य दक्षिण में क्या हुआ, अव्यवस्था का शिकार बना रहा और इन्हीं अव्यवस्था के शिकार में क्या हुआ, वह धीरे 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 पतन की ओर अग्रसर हुआ। बहादुर शाह ने दूसरा, सिखों के साथ इसकी नीति क्या थी, बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप की का संबंध स्थापित किए, परंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद कर दिया तथा बादशाह ने कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया और विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। क्या कहा, बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ भी मेल मिलाप की नीति स्थापित किया। देखिए हम देखते हैं कि औरंगजेब के समय में औरंगजेब और गुरु गोविंद सिंह के प्रति क्या नीतियों में क्या था, काफी धूलमिल स्थिति थी और देखते हैं कि संबंध सिखों के साथ औरंगजेब के संबंध अच्छे नहीं थे। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को दीवालों में चुनवा दिया गया और गुरु गोविंद सिंह को भी लगातार परेशान किया गया।
इसी सिखों से संबंध स्थापित करने के लिए बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद से हम देखते हैं कि बहादुर शाह और गुरु गोविंद सिंह का जो शिष्य था बंदा बहादुर, जिसका नाम था क्या, लक्ष्मण दास। गुरु बंदा बहादुर जब सिखों का नेता हुआ तो उसके बीच और मुगल शासकों के बीच क्या हुआ, उसने पंजाब में बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। किसके खिलाफ, मुगल साम्राज्य के खिलाफ। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बादशाह ने मेल मिलाप की नीति को छोड़कर कार्रवाई करने का फैसला किया, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। और इसमें हम देखते हैं कि विद्रोहियों के खिलाफ मुगल सेना का नेतृत्व खुद सम्राट ने किया, लेकिन वह उसमें विजयी नहीं रहा। लास्ट में हम देखते हैं कि फर्रुखसियर के समय में जाकर सैयद बंधुओं के द्वारा बंदा बहादुर पर नियंत्रण स्थापित किया गया। विद्रोहियों ने मतलब बंदा बहादुर के नेतृत्व में विद्रोहियों ने जल्द ही सतलुज और जमुना के बीच के लगभग सारे क्षेत्र पर नियंत्रण जमा कर लिया। इस प्रकार दिल्ली के वह बिल्कुल पड़ोस में पहुंच गए। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से भी मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल एक निष्ठावान सामंत बना रहा। बादशाह ने जाट सरदार चुरामन से भी दोस्ती कर ली। चुरामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया। ठीक है, बहादुर शाह ने क्या किया, मेल मिलाप की नीति अपनाया, सुलह कुल की। उसने जो जो सरदार असंतुष्ट थे औरंगजेब की नीतियों से, वह उनको मिलाने का प्रयास किया। देखिए, इसी तरह राजपूतों के साथ भी उसने किया, सिखों के भी साथ किया। जाटों के को भी खुश करने के लिए उसने जाट सरदार चुरामन से दोस्ती कर लिया और बुंदेला सरदार छत्रसाल से भी उसने मेल मिलाप की नीति अपनाई। और हम देखते हैं कि बंदा बहादुर के खिलाफ जब बहादुर शाह ने अभियान किया, उस समय चुरामन ने उसका साथ दिया। साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा हुआ था, का समाधान बहादुर शाह टटोल रहा था। समय मिलता तो शायद वह शाही किस्मत को फिर जगा पाता। दुर्भाग्यवश 1712 ईस्वी में उसकी मौत ने साम्राज्य को एक बार फिर गृह युद्ध में फंसा दिया। क्या कारण है, उसने उसने जो नीति अपनाई थी, अगर सर देखिए, हम देखते हैं कि अगर केवल मराठों के प्रति उसकी नीति को अगर छोड़ दिया जाए, मराठों के प्रति उसकी नीति बहुत स्पष्ट नहीं थी, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने असंतुष्ट सरदार थे, चाहे वह राजपूत रहे, चाहे वह सिख थे, चाहे वह जाट थे, वो उनके साथ क्या किया, उसने मेल मिलाप की नीति, सुलह कुल की नीति अपनाई। लेकिन के दुर्भाग्य, चूंकि जिस समय वह गद्दी पर बैठा था उसी समय उसकी उम्र कितनी थी, लगभग 65 साल के आसपास थी। और 1712 ईस्वी में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उसकी मौत हो गई और एक बार उसकी मृत्यु के साथ ही एक योग्य शासक का भी अंत हो गया और साम्राज्य था मुगल साम्राज्य फिर से गृह युद्ध में फंस गया। क्योंकि उसके जो उत्तराधिकारी थे, पुत्र थे, जहादार थे आदि ने आपस में लड़ना शुरू कर दिए और सबसे स्थिति ऐसी रही कि मुगल सम्राट बहादुर शाह को 1 महीने तक दफनाया ही नहीं गया। क्योंकि 1 महीने तक इसके पुत्र आपस में लड़ते रहे और यह एक अच्छे बादशाह के लिए एक बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की स्थिति थी कि उसको जमीन भी नसीब, मट्टी भी नसीब 1 महीने के बाद। इस गृह युद्ध में के बाद उत्तराधिकार संबंधी लड़ाइयों के दौरान मुगल राजनीति में एक नया तत्व आ गया। क्या आ गया, कह रहा है कि अब हम देखते हैं कि देखिए, कहीं मुगल शासक से नहीं, जो भी साम्राज्य, एक मजबूत साम्राज्य जब कमजोर होता है, शासक जब कमजोर होता है तो जो अन्य तत्व होते हैं जैसे सामंत वर्ग जो होता है वह मजबूत होता है। यहां भी यही हुआ।
बहादुर शाह के बाद हम देखते हैं कि जो भी गृह युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ कि शासक बनाने के लिए जो सामंत वर्ग थे वह उभर कर सामने आने लगे और यह मुगल राजनीति में एक नया तत्व आ गया। अब यहां से हम देखते हैं कि कोई ना कोई एक मजबूत सामंत है था जो शासक बनाता था और राज्य की नीतियों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता था। जैसे मान लीजिए जहादार शाह शासक बना, जहादार शाह के समय में हम देखते हैं कि इफ्तार खां बहुत ज्यादा मजबूत रहा। उसके बाद से फर्रुखसियर शासक बना, वो किसके सहायता से बना था? वह बना था सैयद बंधुओं की सहायता से। तो उसने भी उन्हीं का पक्ष लिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से सामंत वर्ग का उदय हुआ और मुगल साम्राज्य में उनका बोलबाला बढ़ गया। पहले सत्ता के लिए संघर्ष सिर्फ शहजादों के बीच होते थे। सामंत प्रत्याशियों को गद्दी हथियाने में मदद देते थे, परंतु अब महत्वाकांक्षी सामंत सत्ता के सीधे दावेदार बन गए और गद्दी हथियाने के लिए शहजादों का इस्तेमाल वे महज कठपुतली के रूप में करने लगे। क्या कर रहे हैं? पहले क्या होता था? पहले जो था, जैसे मान लीजिए औरंगजेब के समय में भी हम देखें क्या हुआ, संघर्ष हुआ उत्तराधिकार के लिए। उसमें क्या था? उसमें शहजादे आपस में लड़ते थे कि कौन शासक बनेगा। फिर उसके औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी शहजादे आपस में लड़े, लेकिन उसके बाद बहादुर शाह की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि एक नया वर्ग सामंत वर्ग संघर्ष, ये इसलिए नहीं कि वह एक ऐसे शासक बनाना चाहते थे, मतलब वह सामंत जो वर्ग थे वह अपने आप को मजबूत स्थिति में स्थापित करने के लिए कठपुतली शासकों को बनाने का एक नया दौर की शुरुआत होती है यहाँ से। और यह कठपुतली शासक को वह अपने हिसाब से काम कराते थे। किससे दोस्ती करनी है, किससे वैर रखना है। शासक एक तरह से क्या था, सामंत का वह बंदी हो जाता। चाहे हम देखते हैं फर्रुखसियर के समय में जो भी शासक थोड़ा सा इसमें से बाहर निकलने की कोशिश किया, उसको यह जो सामंत वर्ग थे उसकी हत्या कर देते थे। जैसे फर्रुखसियर के साथ हम देखते हैं कि फर्रुखसियर को शासक बनाया सैयद बंधु, लेकिन उनके साथ संबंध अच्छे नहीं रहे और हम देखते हैं कि फर्रुखसियर की हत्या भी सामंत बंधुओं के द्वारा ही कर दी गई। इसी तरह कोई भी शासक जो मजबूत स्थिति में अपने आप को रखने की कोशिश करता था, यह सामंत जो थे उसमें अड़ंगा लगाने की कोशिश करते। यह एक नया ट्रेंड की यहां से शुरुआत होती है। बहादुर शाह की मौत के बाद देखते हैं कि जो गृह युद्ध हुआ उसमें उसका एक कम काबिल बेटा जहादार शाह विजयी रहा, क्योंकि उस समय सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां का समर्थन मिला। मणिकांत और क्या कह रहा है कि बहादुर शाह की जब मृत्यु हो गई 1712 में जब बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका एक नालायक और कम काबिल बेटा जहादार शाह विजयी रहा इस गृह युद्ध में। क्योंकि उसका साथ कौन दिया? उस समय का सबसे मजबूत सामंत, शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां का समर्थन मिला उसको। और जुल्फिकार खां के समर्थन के कारण जुल्फिकार खां के समर्थन के कारण वह मुगल गद्दी पे बैठा, लेकिन यह बिल्कुल गद्दी पे बैठने के योग्य नहीं था। यह एक बहुत ही संकीर्ण टाइप का नेता। लेकिन क्योंकि अब यहां से हम देखते हैं कि सामंतों का ही शासन शुरू हो जाता है। जहादार शाह के समय में जुल्फिकार का खुलकर मुगल साम्राज्य का उपभोग करने लगा और अपने हिसाब से उससे वह मुगल साम्राज्य की नीतियों को तय करने लगा। जहादार शाह एक कमजोर पतित शहजादा था। उसमें सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी थी।
जहादार शाह के शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः अत्यंत योग्य और कर्मठ जुल्फिकार खां के हाथों में था। जुल्फिकार खां वजीर बन गया था। उसका ख्याल था कि दरबार में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने तथा साम्राज्य को बचाने के लिए जरूरी है कि राजपूत राजाओं मराठा सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम किया जाए और हिंदू सरदारों के साथ आमतौर से मेल मिलाप की नीति अपनाई जाए। देखिए, जहादार शाह शासक बना, उसका वजीर बना जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां उस समय का मुगल सबसे मजबूत मुगल सामंत था। वह जानता था कि मुगल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो असंतुष्ट लोग हैं उनको संतुष्ट किया जाए। जैसे राजपूतों को से संबंध अच्छे रखा जाए, मराठों से मेल मिलाप की नीति अपनाई जाए और अन्य जो हिंदू सरदार है जैसे जाट हैं, सिख हैं, के साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाई जाए, तभी मुगल साम्राज्य कायम रह सकता है। वह इसी नीतियों को पालन करते हुए हम देखते हैं कि इसने क्या किया। इसने जोधपुर के शासक अजीत सिंह को राजा की उपाधि और जयपुर और आमेर के शासक जय सिंह को सवाई की उपाधि से, मिर्जा राजा की उपाधि से इसने विभूषित किया और इसने जजिया प्रथा को समाप्त कर दिया। सबसे बड़ा काम जहादार के समय के क्या हुआ, जजिया प्रथा को इसने समाप्त कर दिया। वही चीज अभी जो हम बताए हैं। देखिए क्या किया जुल्फिकार खान ने, इसने तेजी से औरंगजेब की नीतियां बदल दी। घृणित उसने जजिया को खत्म कर दिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जजिया को कौन शासक सबसे पहले जजिया को समाप्त किया था। वह था उत्तर मुगल शासकों में जहादार शाखा था, उसी के समय में जजिया को खत्म कर दिया गया। आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी गई और उन्हें मालवा का सूबेदार बना दिया गया। मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई और उन्हें गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। क्या कहने का मतलब हुआ, क्योंकि उस समय सबसे एक मजबूत राजपूत शासक थे अजीत सिंह और जय सिंह। इन लोगों को राजपूतों को संतुष्ट करने के लिए इसने क्या किया, सबसे पहले तो जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्योंकि औरंगजेब के समय से ही हम देखते हैं कि हिंदू शासकों के साथ, चाहे वो राजपूत रहे चाहे वो जाट रहे, इन शासकों के साथ सबसे ज्यादा जो बड़ी बाधा थी मुगल साम्राज्य और उनके संबंधों को लेकर, तो वह था जजिया। तो इसने क्या किया कि जजिया को इसने बिल्कुल समाप्त कर दिया और इनके साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने के लिए इसने उस समय के मजबूत शासक आमेर के शासक जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि से विभूषित किया और जोधपुर के शासक अजीत सिंह को। अब देखते हैं कि औरंगजेब के समय से ही जोधपुर के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहे और उसने क्या किया, जोधपुर के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि से विभूषित किया और उन्हें गुजरात की सूबेदारी नियुक्त किया और जय सिंह को उसने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय हालात को सुधारने की कोशिश की। उसने मनसबदारों को अधिकृत संख्या में फौज रखने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश की। उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। क्या कह रहा है, देखिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जुल्फिकार खान कौन था, ईरानी दल का नेता था। देखिए, मुगल साम्राज्य सामंत वर्ग में तीन दल थे, याद रखिएगा, या कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मुगल साम्राज्य में सामंत वर्ग में तीन दल थे। एक थे ईरानी, दूसरा वर्ग था तुरानी और तीसरा वर्ग था हिंदुस्तानी। ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी। तो जुल्फिकार खान जो था वह ईरानी दल का नेता था।
निजामुल मुल्क जो था वह तुरानी दल का नेता था और हिंदुस्तानी दल के नेता थे सैयद बंधु। ठीक है, यह एग्जाम में पूछा गया है। तो वही ये कह रहा है कि जो जुल्फिकार खां जो था, जो ईरानी दल का नेता था और जहादार शाह का क्या था, वजीर था, उसने राज्य की वित्तीय हालात को सुधारने का प्रयास किया और उसने जो लगातार जो अंधाधुंध जो मनसबदारों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, उसने उस पर लगाम लगाया और मनसबदारों को ज्यादा से ज्यादा फौज रखने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश किया। इससे क्या होता, इससे होता कि मनसबदार अगर ज्यादा फौज रखते तो मुगल साम्राज्य सैनिक दृष्टि से भी वह मजबूत रहता। लेकिन उसने एक गलत प्रवृत्ति को जन्म दिया, इजारा। इजारा क्या है, ठेके पर देना, भूमि को ठेके पर देने की प्रथा का उसने, इजारा प्रथा की उसने शुरुआत की। और क्या किया इसने, जैसा टोडरमल की भूराजस्व व्यवस्था के अंतर्गत था उसी तरह उसने निश्चित दर पर भू राजस्व वसूलने के बदले सरकार ने इजारेदारों, लगान के ठेकेदारों और बिचौलियों के साथ यह करार आरंभ कर दिया कि वे सरकार को एक निश्चित मुद्रा राशि दें। कहने का मतलब क्या हुआ, इसके पहले तक हम देखते हैं, जहादार शाह के पहले तक, कि टोडरमल की जो भू राजस्व नीति थी वही चली आ रही थी। अकबर के समय में टोडरमल की जो भू राजस्व की नीति थी उसी के तहत निश्चित दर पर भू राजस्व वसूल किया जाता था। लेकिन इसने क्या किया कि टोडरमल की नीतियों को बदलकर इजारेदारी प्रथा को लागू कर दिया और इसमें क्या कर दिया गया, लगान के लिए ठेकेदारों और बिचौलियों से करार किया गया। अब इससे क्या हुआ, इससे किसानों का शोषण बढ़ा। तो एक सरकार ने एक तय कर दिया कि आप हमको एक निश्चित मुद्रा राशि देकर बाकी। अब इसमें क्या हुआ कि जो बिचौलिए थे, जो एक नए जमींदार वर्ग के रूप में जो ठेकेदार थे उभर कर आए, इन्होंने किसानों को के साथ बहुत लूट खसोट की नीति अपनाई और यह किसानों की दुर्दशा का एक कारण भी बना। क्या, इजारादारी। मगर किसानों से जितना लगान वसूल कर सके उतना उतना कि उन्हें आजाद छोड़ दिया गया। इससे किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। भाई मान लीजिए क्या हुआ, जिससे मान लीजिए जब बिचौलिया वर्ग जब होगा, एक तो था कि राज्य को इतना कर देना है, उसके बाद भी उनसे उनका लूट खसोट बढ़ा और इस गलत प्रथा के कारण किसानों का उत्पीड़न बढ़ा। जहादार शाह का यशहीन शासन जल्द ही समाप्त हो गया। मतलब 1 साल तक यह शासक रहा बस। और जनवरी 1713 में आगरा में उसके भतीजे फर्रुखसियर के हाथों हार जाने पर यह समाप्त हो गया। कह रहा है क्या कि 1712 में यह शासक बना था और मात्र 1 साल बाद इसी के भतीजे फर्रुखसियर के द्वारा इसको पराजित कर दिया गया और सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर मुगल सम्राट। फर्रुखसियर को अपनी जीत सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली बराहा के कारण मिली। इसलिए अब्दुल्ला खां को उसने वजीर का पद और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का ओहदा दिया। देखिए क्या हुआ कि लगातार हम देख रहे हैं अब मुगल शहजादे आपस में लड़ने लगे। जहादार शाह के शासन को उसके भतीजे फर्रुखसियर ने समाप्त कर दिया। किसकी सहायता से, सैयद बंधुओं की सहायता से। यह एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सैयद बंधु कहाँ के थे, तो बराहा के सैयद थे। बराहा एक जगह है पंजाब हरियाणा के पास, बराहा के वह सैयद थे। इसीलिए इनके देखिए लिखा हुआ है कि हुसैन अली बराहा, बराहा एक जगह है, वहीं के ये लोग सैयद थे और यह हिंदुस्तानी दल के नेता थे। और इन्हीं के समय में फर्रुखसियर इन्हीं की सहायता से जहादार शाह को पराजित करके मुगल बादशाह इसके लिए उसने क्या किया, इन दोनों को ऊंचे पद पे नियुक्त किया। फर्रुखसियर ने उसने अब्दुल्ला खां को वजीर का पद दिया
और हुसैन अली खां को, मतलब उसके छोटे भाई को, मीर बख्शी का ओहदा दिया है। इस तरह क्या हुआ, इस तरह हम देखते हैं कि यह दोनों सामंत बंधु जो थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, इनका राज्य पे पूरी तरह से नियंत्रण हो गया। किसे नियंत्रण हो गया? वजीर होता था और राजस्व से संबंधित था, और मीर बख्शी सेना से संबंधित था। दोनों महत्वपूर्ण पद अगर एक ही परिवार के पास चला जाए, एक ही दो सामंतों के पास चला जाए, तो क्या हो गया? उनका राज्य पे पूरी तरह से नियंत्रण। जल्द ही राज्य काज में दोनों भाइयों का बोलबाला हो गया। बिल्कुल सही है। अरे भाई, मान लीजिए कि जब राजस्व पे और सैन्य पे दोनों पर जब एक ही व्यक्ति का राज्य हो जाएगा, तो ऐसे भी उनका बोलबाला हो जाएगा। उसीलिए कर रहा है। और फर्रुखसियर में भी क्या था? यह भी एक नालायक किस्म का शासक था। इसके अंदर भी शासन करने की क्षमता नहीं थी। वह कायर, क्रूर, अविश्वसनीय और बेईमान व्यक्ति था। इसके बारे में कहा जाता है घृणित कायर कहा गया है। घृणित कायर। अपनी कमजोरियों के बावजूद फर्रुखसियर सैयद बंधुओं को बेरोक टोक काम करने देने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह अपनी व्यक्तिगत सत्ता कायम करना चाहता था। देखिए, भले ही यह कमजोर एक शासक था फर्रुखसियर, लेकिन फिर भी वह राजकाज चलाना चाहता था, और वह नहीं चाहता था कि उसके मामले में, राजकाज के मामले में, सैयद बंधु ज्यादा हस्तक्षेप करें। दूसरी ओर सैयद बंधुओं का पक्का विश्वास था। दूसरी ओर सैयद बंधुओं का पक्का विश्वास था कि केवल उनके हाथों में वास्तविक सत्ता आने तथा बादशाह के नाम मात्र के शासक होने पर ही प्रशासन ठीक ढंग से चलाया जा सकता है, साम्राज्य का अपकर्ष रोका जा सकता है, और उसकी अपनी स्थिति सुरक्षित रखी जा सकती है। क्या कह रहा है? दूसरी ओर सैयद बंधुओं का यह विश्वास था। देखिए, सैयद बंधु भी इस चीज को जानते थे कि फर्रुखसियर के अंदर शासन करने की क्षमता नहीं है। इसीलिए वह जानते थे कि अपने आप को सत्ता और बादशाह, अगर जब तक सत्ता उनके हाथ में नहीं रहेगी, किनके हाथ में? सैयद बंधुओं के हाथ में, तब तक वह मजबूत स्थिति में नहीं रहेंगे। और जब तक, दूसरी चीज कि शासक बादशाह जो क्या रहे, वो नाम मात्र का रहे, तभी शासन ठीक से चलाया जा सकता था। यह मत था किनका? सैयद बंधुओं का। और साम्राज्य का जो अपकर्ष हो रहा है, उसको रोका जा सकता है, और उसी के साथ साथ उनको अपनी स्थिति भी सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब सत्ता उनके हाथ में रहे। इस तरह बादशाह, फर्रुखसियर और उसके वजीर तथा मीर बख्शी के बीच सत्ता का एक लंबा संघर्ष आरंभ हो गया। सालों तक कृतज्ञ बादशाह ने दोनों भाइयों को उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र किया, मगर हर बार असफल रहा। आखिर में सैयद बंधुओं ने 1719 में उसे गद्दी से उतार दिया और मार डाला। क्या कर, हम देखते हैं कि मीर फर्रुखसियर जो था, वह सैयद बंधुओं से आजाद होने के लिए लगातार परेशान बेचैन रहा, और इसके लिए वह लगातार षड्यंत्र भी करता रहा, कभी तुरानी दल के साथ मिलके, कभी ईरानी दल के साथ मिलके। लेकिन यह संघर्ष काफी लंबा चला सैयद बंधुओं से आजाद होने के लिए, और इस तरह हम देखते हैं कि मीर बख्शी और वजीर से उसका लगातार संघर्ष होता रहा, संघर्षरत रहा। अंत में हम देखते हैं कि मराठों की सहायता से सैयद बंधु मुगल बादशाह फर्रुखसियर को गद्दी से उतारकर 1719 में उनकी हत्या। इस तरह फर्रुखसियर का शासन 1719 में समाप्त हो। अब फर्रुखसियर की जगह पे सैयद बंधुओं ने जल्दी बारी बारी से दो युवा शहजादों को गद्दी पर बिठाया, जो क्षय रोग से मर गए।
तब सैयद बंधुओं ने 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। फर्रुखसियर के तीनों उत्तराधिकारी सैयद बंधुओं के हाथों कठपुतली मात्र थे। क्या कह रहा है? अब हम देखते हैं कि फर्रुखसियर के बाद उसने रफीउद्दर्जात और रफीउस्सान को जल्दी जल्दी शासक बनाया, रफीउद्दर्जात को और रफीउस्सान को शासक बनाया। लेकिन यह दोनों शासक मात्र 6 महीने के अंदर ही क्षय रोग से मर गए। क्षय रोग से दोनों शासक मर गए। उसके बाद हम देखते हैं कि सैयद बंधुओं ने जहादार शाह के पुत्र मोहम्मद शाह को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। उस समय उसकी उम्र थी 18 साल। और इस तरह हम देखते, और उसके ऊपर सैयद बंधुओं ने अपना पूरा नियंत्रण स्थापित किया। और तीनों जो बादशाह थे वह रफीउद्दर्जात, रफीउस्सान और चाहे मोहम्मद शाह रंगीला अपने शुरुआती समय में यह सैयद बंधुओं के हाथों एकमात्र कठपुतली की तरह थे। लेकिन मोहम्मद शाह जो था यह भी सैयद बंधुओं से आजाद होने के लिए काफी बेचैन रहा। और इस तरह हम देखते हैं कि लास्ट में यह तुरानी दल के नेता निजामुल मुल्क के साथ मिलकर सैयद बंधुओं का अंत करने में सफल। सैयद बंधुओं ने क्या किया? क्योंकि ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे, इसलिए इन्होंने क्या किया? मेल मिलाप, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उनका विश्वास था कि देश के राजकाज में हिंदू सरदारों और सामंतों को मुसलमान सामंतों के साथ मिलाकर ही हिंदुस्तान का शासन सुव्यवस्थित रूप से चल सकता है। क्या कह रहा है देखिए, इनका सैयद बंधु जो थे ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे, इनका पूर्ण विश्वास था। क्योंकि देखिए उस समय जो मुस्लिम थे वह क्या थे? दाल में नमक के बराबर। वह जानते थे कि जब तक हिंदू सामंतों को हम लोग सत्ता में शामिल नहीं करेंगे तब तक शासन को सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता। क्योंकि हम देखते हैं कि अकबर के समय में मुगल साम्राज्य इतना सुदृढ़ था, उसके पीछे कारण था अकबर की मेल जोल की नीति। अब देखिए राजपूतों के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, मेल जोल की नीति अपनाई। और इसके कारण क्या रहा? उसका राज्य था जो वह सशक्त रहा, मजबूती से खड़ा रहा। जहांगीर के समय में भी ऐसा ही रहा, कमोबेश शाहजहां के समय में भी रहा। लेकिन औरंगजेब की नीतियों के कारण इन राजपूत शासकों और अन्य हिंदू शासकों से इसकी जो नीति थी उसमें बदलाव शुरू हुआ। लेकिन देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब बहादुर शाह शासक बना तो उसने मेल मिलाप की नीति अपनाई। फिर जहादार शाह के द्वारा भी यही नीति अपनाई गई और सैयद बंधु मतलब फर्रुखसियर के द्वारा भी यही नीति अपनाई गई। क्योंकि सैयद बंधु यह जानते थे कि राजकाज का उचित प्रबंध करने के लिए और मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए हिंदू सामंतों के साथ मिलकर ही शासन किया जा सकता। इसी के तहत सैयद बंधुओं ने राजपूतों, मराठों, जाटों के साथ मेल मिलाप कर उनका इस्तेमाल फर्रुखसियर और प्रतिद्वंदी सामंतों के खिलाफ करने की कोशिश की। देखिए उन्होंने फर्रुखसियर के गद्दी पर बैठते ही जजिया को समाप्त कर दिया। देखिए जहादार शाह ने जजिया को समाप्त किया था, लेकिन फिर भी बीच में थोड़े दिन के लिए लगा दिया गया। लेकिन जैसे ही सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बैठाया फर्रुखसियर को, उसके बाद से जजिया को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसलिए हिंदू शासकों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। इस प्रकार कई जगहों से तीर्थयात्रा कर भी हटा दिया गया। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह और आमेर के जय सिंह तथा अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। सैयद बंधुओं ने क्या किया? अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मेल मिलाप की नीति अपनाई, इससे कि वह अपने आप को सुदृढ़ रख सके और कठपुतली शासक बना सके। फर्रुखसियर के समय में
भी उनको भी वो कठपुतली ही बना के रखे। इसके लिए उसने क्या किया कि मेल मिलाप की नीति अपनाई। उसने सैयद बंधुओं ने जाटों से दोस्ती कर ली, राजपूतों से को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया और मराठों से भी दोस्ती कर ली। और इसी दोस्ती का परिणाम था कि बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा था जो दिल्ली आया और फर्रुखसियर का अंत करने में वह साथ दिया। किसका? सैयद बंधुओं का। सैयद बंधुओं ने जाट सरदार चुड़ामन के साथ दोस्ती कर ली। अपने प्रशासन के बाद के वर्षों में राजा साहू को स्वराज्य तथा दक्कन के 6 प्रांतों की चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार देकर उनके साथ समझौता कर लिया। क्या कह रहा है? इस सैयद बंधुओं ने क्या किया? मराठों को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया। अब क्या किया कि इन्होंने सबसे पहला काम किया कि अभी तक जो शिवाजी के उत्तराधिकारी साहू को राजा नहीं माने थे, ये साहू को राजा माने कि मराठों का जो नेता है वह कौन है? साहू है। तो साहू को इन्होंने राजा मान लिया और दक्कन के जो 6 प्रांत थे जहां की सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार तो बहादुर शाह फर्स्ट ने दिया था, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया था। लेकिन जब सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर के समय में क्या किया? चौथ और सरदेशमुखी दोनों वसूलने का अधिकार दे दिया मराठों को और यह समझौता किया कि अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो 15,000 की घुड़सवार के साथ मुगल शासक को उनकी सेवा करना। यह समझौता किया गया किससे? मराठों से। सैयद बंधुओं ने बगावतों को दबाने और साम्राज्य को प्रशासनिक बिखराव से बचाने के लिए जोरदार प्रयास किए। यद्यपि सैयद बंधुओं ने सभी प्रकार के सामंतों से मेल मिलाप और दोस्ती करने का जोरदार कोशिश किया, लेकिन निजामुल मुल्क और उसके पिता के रिश्ते के भाई मोहम्मद अमीन खां के नेतृत्व में सामंतों का एक शक्तिशाली गुट उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। क्या कर हम देखते हैं कि अगर सिखों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने गैर मुस्लिम सामंत थे उनके साथ मेल मिलाप की नीति सैयद बंधुओं के द्वारा अपनाई गई। केवल सिखों के नेता बंदा बहादुर को हम देखते हैं कि फौज के द्वारा पकड़कर उसको हाथियों के तले कुचल दिया गया, उसके विद्रोह को दमन किया गया। लेकिन बाकी जो है वो राजपूत रहे चाहे जाट रहे, उनको सबको मेल मिलाप की नीति के तहत मिलाकर शासन किया। लेकिन तुरानी दल का जो नेता था निजामुल मुल्क और उसका जो चचेरा भाई था मोहम्मद अमीन खां, इनका जो संबंध था वह सैयद बंधुओं से ठीक नहीं रहा। अब यह दोनों भाई सैयद बंधुओं को उखाड़ फेंकने के लिए षड्यंत्र करने लगे। कौन? तुरानी दल के जो नेता थे। ये सामंत दोनों भाइयों से उनकी बढ़ती हुई ताकत के कारण ईर्ष्या करते। औरंगजेब के जमाने के अनेक सामंत भी सैयद बंधुओं की राजपूत और मराठों सरदारों के साथ दोस्ती तथा हिंदुओं के प्रति उदार नीति को नापसंद करते थे। इन सामंतों ने घोषणा की कि सैयद बंधु मुगल विरोधी और इस्लाम विरोधी नीतियां अपना रहे। देखिए अभी भी हम देखते हैं कि औरंगजेब के समय के बहुत से सामंत जो थे वो बने हुए थे और यह जो सामंत थे उनको सैयद बंधुओं की जो मेल मिलाप की नीति थी यह बिल्कुल पसंद नहीं थी। खास करके किसके खिलाफ? राजपूतों और मराठों के खिलाफ जो इसकी नीति थी। और इसको बदलने के लिए उन्होंने क्या किया? यह नारा दिया, घोषणा किया कि सैयद बंधु क्या हो गए हैं? मुगल विरोधी हो गए हैं और इस्लाम विरोधी हो गए हैं। इनकी नीतियां जो हैं वह इस्लाम के विरुद्ध है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ उन्होंने धार्मिक कार्य किया।
देखिए, धर्म एक ऐसा चीज है कि जो सबसे तेजी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप कोई भी धार्मिक चीज गलत तरीके से भी आप कर दीजिए, आप देखते ही हैं कि गलत तरीकों से प्रचार किया जाता है। धर्म का अर्थ होता है समाज को जोड़ना, लेकिन हम देखते हैं कि आज का धर्म का अर्थ हो गया है समाज को तोड़ना। आज समाज को तोड़ने का काम किया धर्म, लेकिन धर्म का वास्तविक कार्य होता है कि जोड़ना, एक समाज को दूसरे समाज से जोड़ने का काम। लेकिन अब धर्म का अर्थ बदल गया है। उसी तरह यहाँ भी क्या किए, जो अन्य जो मुगल सामंत थे वो सैयद बंधुओं का अंत करने के लिए धार्मिक कार्य खेले। अतः उन्होंने मुसलमान सामंतों, जो धर्मांध थे, उन्हें सैयद बंधुओं के खिलाफ उभारने की कोशिश की। सैयद बंधुओं के विरोधी सामंतों को बादशाह मोहम्मद शाह का समर्थन मिला। वह दोनों भाइयों के नियंत्रण से अपने को मुक्त करना चाहता था और वे 1720 में छोटे भाई हुसैन अली खां को धोखे से मारने में सफल हुए। देखिए क्या कह रहा है कि सैयद बंधुओं को का अंत करने के लिए, क्योंकि सैयद बंधु चूंकि हिंदुस्तानी दल के नेता थे और जो अन्य जो दल थे ईरानी और तुरानी दल, यह इसको पचा नहीं पा रहे थे कि हिंदुस्तानी दल का नेता जो है वह राज्य का सर्वे सर्वा हो। इसीलिए चूंकि तुरानी दल के जो नेता थे वह अपने आप को मुगल वंश से संबंधित मानते थे, क्योंकि ईरानी और तुरानी दल जो था वह बाबर के साथ आए थे, इसीलिए अपने आप को उनसे संबंधी मानते थे और वह नहीं चाहते थे कि मुगल साम्राज्य पे किसी हिंदुस्तानी दल के नेता का छत्रछाया स्थापित हो। इसीलिए उन्होंने सैयद बंधुओं का अंत करने के लिए बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए और इस तरह मोहम्मद शाह जो था वह भी सैयद बंधु से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा। और इसी के तहत हम देखते हैं कि ईरानी और तुरानी दल ने मिलकर मीर बख्शी छोटे सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या करने में सफल। अब्दुल्ला खान ने मुकाबला करने की कोशिश किया। अपने भाई की हत्या के बाद अब्दुल्ला खान ने मुकाबला करने की कोशिश की, मगर आगरा के पास उसे हरा दिया गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य पर सैयद बंधुओं का आधिपत्य खत्म हो गया, जो भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1700, अब देखते हैं क्या कि जब हुसैन अली की जो मृत्यु हो गई उसके बाद सैयद बंधुओं में अब्दुल्ला खान ने स्थिति संभालने की कोशिश किया, लेकिन अब्दुल्ला खान को भी पराजित करके उसको मार दिया गया। और इस तरह हम देखते हैं कि दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं का आधिपत्य समाप्त हो गया। सैयद बंधुओं को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? किंग मेकर के रूप में जाना जाता है, राजा बनाने वाले के रूप में याद किया जाता है। मोहम्मद शाह का लगभग 30 साल 1719 से लेकर और 1748 तक लंबा शासनकाल साम्राज्य को बचाने का यह आखिरी मौका था। बादशाह के धूलमुल तथा शक्की मिजाज और दरबार में निरंतर झगड़ों से उबकर उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत निजामुल मुल्क ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरा करने का फैसला किया। कह रहा है क्या? देखिए, बहादुर शाह जो सैयद बंधुओं का किसकी सहायता से अंत करने में सफल रहा? निजामुल मुल्क की सहायता। तुरानी दल के नेता निजामुल मुल्क की सहायता से वह सैयद बंधुओं का जो अंत करने में सफल रहा, लेकिन मुगल बादशाह की जो नीतियां थी और उसकी धूलमुल नीति, मुगल बादशाह बहादुर शाह की धूलमुल नीति और उसका शक्की मिजाज तथा दरबार के नियंत्रण झगड़ों से यह उब गया। कौन? निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क क्या था? ये एक योग्य सरदार था
उसने मुगल साम्राज्य के विघटन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं रहा इसमें, क्योंकि कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ तक कि मुगल बादशाह भी। इसीलिए वह खिन्न होकर अपना किस्मत आजमाने के लिए वह दक्षिण की ओर चल दिया और हैदराबाद राज्य की स्थापना की। 1722 में वह वजीर बना था, प्रशासन को सुधारने का प्रयास किया, वही जो बताया। उसके बाद उसने बादशाह और साम्राज्य को अपने भाग्य के सहारे छोड़कर वह अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उसने 1724 में अपना ओहदा मतलब वजीर का पद छोड़ दिया और दक्कन में हैदराबाद रियासत की नींव डालने के लिए दक्षिण चल पड़ा। उसका प्रस्थान साम्राज्य में निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। मुगल साम्राज्य का वास्तविक बिखराव यहां से शुरू हो गया। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निजामुल मुल्क का दरबार छोड़कर जाना, अपने पद से त्याग पत्र देना, यह निष्ठा और सद्गुण का पलायन का प्रतीक माना गया। क्योंकि जब एक योग्य व्यक्ति, क्योंकि निजामुल मुल्क एक योग्य व्यक्ति और उच्च कोटि का सैनिक नेता था, जब वो दरबार छोड़कर जाने लगा तो यह क्या हुआ? वहां से ही हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक बिखराव शुरू हो गया। क्योंकि यह जाकर निजामुल मुल्क ने निजाम राज्य की स्थापना किया। बहुत अब सरदार जो थे, मजबूत सरदार, वह अलग अलग क्षेत्रों पर अपना यहां से नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। अब अन्य शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सामंतों ने भी अर्ध स्वतंत्र रियासतों की कायम करने के लिए अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल आरंभ कर दिया। देखते हैं, उदाहरण के तौर पर बंगाल में किसने? मुर्शिद कुली खान ने। बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने, हैदराबाद में निजामुल मुल्क में, अवध में शहादत खान ने, पंजाब में सिखों ने नवाब के नाम से जाने जा सकते हैं। हर जगह छोटे जमींदारों, राजाओं और नवाबों ने बगावत और आजादी का झंडा बुलंद कर दिया। मराठा सरदारों ने उत्तर की ओर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। इसके समय में क्या हुआ? मराठा जो सरदार थे, अब वह उत्तर की राजनीति में तो भाग लेना पहले ही शुरू कर दिए थे। अब उत्तर के क्षेत्रों का भी विजय उन्होंने आरंभ कर दिया। उन्होंने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड को रौंद डाला। फिर 1738-39 में नादिर शाह उत्तरी भारत के मैदानों में आधमका और उसके सामने साम्राज्य ने घुटने टेक दिए। क्या कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला भी था, यह भी बिल्कुल अयोग्य शासक था। और इसके समय में क्या हुआ? इसके समय में हम देखते हैं कि मुगल जो सामंत थे वह अपना किस्मत आजमाने के लिए अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए। जैसे अवध की शहादत खान ने किया, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद रियासत की स्थापना, एक योग्य और सरदार मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में रियासत की स्थापना की। इस तरह हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का यहाँ से विघटन शुरू हो गया। और इसमें और तेजी किसने ला दिया? फारस के शासक नादिर शाह का 1738-39 में आक्रमण हुआ। इसने इस पे मुहर लगा दिया और मुगल सम्राट ने क्या किए? नादिर शाह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नादिर शाह भारत के प्रति यहाँ के अपार धन के कारण आकर्षित हुआ। वह 1738 के अंतिम दिनों में बिना किसी विरोध का सामना किए भारतीय इलाके में घुस आया और वर्षों से उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब क्या कह रहा है कि हम देखते हैं कि अकबर के समय में, चाहे औरंगजेब के समय में, चाहे जहांगीर के समय में उत्तर पश्चिमी सुरक्षा पर काफी ध्यान दिया गया, क्योंकि जो भी आक्रमण होते थे उधर से ही होते थे।
तो वहां पे एक सुरक्षा पट्टी तैयार की गई थी, लेकिन उत्तर मुगल शासकों ने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया। इसीलिए बिना किसी रुकावट के 1738 में हम देखते हैं कि नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और उसने मुगल साम्राज्य को पराजित करके काफी मात्रा में धन यहां से लूट कर ले गया, जिसमें प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था। और उसी के साथ साथ शाहजहां का जो तख्ते ताउस सिंहासन था, हीरे से जड़ित था, उसको भी वो अपने साथ ले गया। उसी के बारे में कर रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की क्या थी, सुरक्षा को अभेद नहीं बनाया गया था, मतलब उसको भेदा जा सकता था, वहां पे कोई सुरक्षा की व्यवस्था ही नहीं थी। वही कह रहा है कि जब तक दुश्मन ने लाहौर पर कब्जा नहीं कर लिया, तब तक खतरे को पूरी तरह महसूस नहीं किया गया। फूट, अयोग्य नेतृत्व और आपसी द्वेष तथा परस्पर अविश्वास का परिणाम हार के सिवाय क्या होता। दोनों फौजों के बीच 13 फरवरी 1739 को करनाल में मुकाबला हुआ। आक्रमणकारी ने मुगल फौज को जोरदार शिकस्त दिया। क्या कह रहा है कि मुगलों की जो सुरक्षा पक्ति थी वह बिल्कुल कमजोर थी। जब तक नादिर शाह लाहौर पे कब्जा नहीं कर लिया, इनके कान पे जू नहीं रहेगा और इनको आपसी फूट, सामंतों के बीच आपसी प्रतिद्वंदता के कारण हम देखते हैं कि 13 फरवरी 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने मुगल शासक बहादुर शाह को पराजित करके उसने मुगल फौज को एक जोरदार शिकस्त दिया। बादशाह मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया और नादिर शाह दिल्ली की ओर बढ़ा। नादिर शाह ने शाही राजधानी के नागरिकों को भयंकर कत्लेआम का हुक्म दिया। ऐसा उसने अपने कुछ सैनिकों की हत्या का बदला लेने के लिए किया। कह रहे क्या कि करनाल के युद्ध में मुगल बादशाह को पराजित करके बंदी बना लिया गया। अब हम देखते हैं कि नादिर शाह दिल्ली की ओर बढ़ा और लेकिन उसी के दौरान उसके कुछ सैनिकों की हत्या कर दी गई और इस हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का आदेश दिया और कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को उसने काट दिया। नादिर शाह ने प्रमुख सामंतों से नजराना वसूल किया तथा दिल्ली के धनी लोगों को लूटा। अनुमान किया जाता है कि उसने कुल मिलाकर 70 करोड़ रुपए का माल लूटा था। उसने अपने राज्य में 3 सालों तक बिल्कुल कोई कर नहीं लगाया। वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का रत्न जड़ित तख्ते ताउस भी ले गया। क्या कर रहे हैं, वही अभी जो बताए हैं, अभी जो पीछे हम बता चुके हैं कि ज्यादा से, क्योंकि धन के कारण ही यह आकर्षित हुआ था। नादिर शाह था, वह भारत के विषय में सुन चुका था और धन के से ही वह आकर्षित हुआ और उसने क्या किया, उसने लगभग 70 करोड़ रुपए का माल उसने दिल्ली से लूटा, जिससे उसने अपने राज्य ईरान में 3 साल तक कोई भी कर नहीं लगाया जनता पर और उसने अपने साथ प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का जो रत्न जड़ित मयूर सिंहासन था वह भी अपने साथ ले गया। लेकिन अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा के द्वारा वह कोहिनूर हीरा अफगानों के हाथों से निकलकर सिखों के नेता रणजीत सिंह के पास पहुंच गया और रणजीत सिंह के द्वारा वह लास्ट में अंग्रेजों के पास पहुंच गया, जो आज भी ईरान ब्रिटिश महारानी के मुकुट में विराजमान है, सुशोभित है। नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंची तथा मराठा सरदारों और विदेशी कंपनियों
को साम्राज्य की छिपी हुई कमजोरी का पता लग गया। कुछ समय के लिए केंद्रीय प्रशासन पूरी तरह लकवाग्रस्त हो। कह रहा है क्या कि जिस तरह नादिर शाह ने जितनी आसानी से मुगल सम्राट को पराजित करके बंदी बना लिया, इससे क्या हुआ, मुगल सम्राट की प्रतिष्ठा को बहुत क्षति पहुंची, बहुत ज्यादा क्षति पहुंची। और अन्य जो क्षेत्रीय ताकतें थी, जिसे मराठा थे, अब अंग्रेज भी एक ताकत के रूप में उभर रहे थे, उनके अंदर भी यह राज्य करने की लालसा उत्पन्न हो गई। और इससे क्या हुआ, इससे साम्राज्य की जो राज्य की जो कमजोर स्थिति थी उसके बारे में भी उनको जानकारी मिल गई। और इस तरह हम देखते हैं कि राज्य जो था यह पतनो उन्मुख हो गया, पतन की ओर तेजी से अग्रसर हो गया। वर्ष 1748 में मुहम्मद शाह के मरने के बाद बेईमान और सत्ता के भूखे सामंतों के बीच कटु संघर्ष हुए और यहां तक कि गृह युद्ध भी छिड़ गया। इतना ही नहीं, उत्तर पश्चिम में सुरक्षा की व्यवस्था की ओर कमजोर हो जाने के कारण साम्राज्य अहमद शाह अब्दाली के बार बार आक्रमणों से तहस होता रहा। क्या कह रहा है कि 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका एक अयोग्य पुत्र अहमद शाह शासक बना और फिर क्या हुआ, मुगल साम्राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया। इतना ही नहीं, नादिर शाह के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य ने सबक नहीं लिया था और उत्तर पश्चिम की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वह कमजोर बनी रही। और नादिर शाह के उत्तराधिकारी जो अहमद शाह अब्दाली हुआ था, वह भी एक योग्य और मशहूर सेनापति था। उसने बार बार भारत पर आक्रमण किए और इससे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की जो बची खुशी बची प्रतिष्ठा थी वह भी लगातार धूमिल होती गई। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सबसे योग्य सेनापतियों में से एक था। उसने अपने स्वामी के मरने के बाद अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। अब्दाली ने 1748 से लेकर 1767 के बीच उत्तरी भारत, खासकर दिल्ली और मथुरा पर बार बार आक्रमण और लूट खसोट किया। क्या कह रहा है कि अहमद शाह अब्दाली का एक सेनापति था, काबिल सेनापतियों में से एक था अहमद शाह अब्दाली। किसका? नादिर शाह। उसने नादिर शाह के मृत्यु के बाद अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम की और उसने 1748 से लेकर 1767 तक वह बार बार भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली और मथुरा पर बार बार आक्रमण कर यहाँ वह लूटपाट मचाई। उसने 1761 में मराठों को पानीपत की तीसरी लड़ाई में हराया और इस तरह मराठों की इस महत्वाकांक्षा को बड़ा धक्का लगा कि वे मुगल बादशाह पर नियंत्रण रखेंगे तथा देश पर आधिपत्य कायम करेंगे। क्या कह रहा है कि लेकिन देखते हैं कि अंत में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा क्या किया गया, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को उसने पराजित कर दिया। और इससे क्या हुआ, मराठों की महत्वाकांक्षा जो थी कटक से अटक तक, इसमें काफी धक्का लगा और वह मुगल और उनकी जो एक महत्वाकांक्षा थी कि वह हम मुगल बादशाह पर नियंत्रण स्थापित करेंगे और दिल्ली पर शासन करेंगे, इसको गहरा धक्का लगा। नादिर शाह अब्दाली के आक्रमणों तथा मुगल सामंतशाही के आपसी झगड़ों के कारण 1761 तक मुगल साम्राज्य का अस्तित्व वस्तुतः एक अखिल भारतीय साम्राज्य के रूप में समाप्त हो गया। वह केवल दिल्ली का राज्य रह गया। क्या कह रहा है
देख रहे हैं कि नादिर शाह अब्दाली के आक्रमणों के साथ तथा अन्य जो सामंत थे जो आपस में लड़ रहे थे, इससे क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का जो एक अखिल भारतीय राज्य का जो दर्जा था वह समाप्त हो गया। क्यों? अब जैसे नादिर शाह के आक्रमण के बाद हम देखते हैं कि लाहौर का क्षेत्र जो था, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का क्षेत्र उनके हाथ से निकल गया। दक्षिण के क्षेत्र और मालवा के क्षेत्र पर मराठियों का कब्जा हो गया। हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। इसी तरह अवध में सादत खान ने एक स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली। तो इस तरह क्या हो गया, मुगल साम्राज्य का बिखराव हो गया। और यह बिखराव होने से क्या हुआ कि इसका जो एक अखिल भारतीय स्वरूप था वह समाप्त हो गया और वह मात्र एक दिल्ली का राजा बनकर रह गया। कौन? मुगल सम्राट। उसके बाद शासक बना कौन? शाह आलम द्वितीय। अहमद शाह के बाद शाह आलम द्वितीय शासक बना। 1759 में गद्दी पर बैठा। वह आरंभ के सालों में अपनी राजधानी से दूर एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा, क्योंकि उसे अपने वजीर से खतरा था, जान का। क्या था? शाह आलम 1759 में गद्दी पर तो बैठा, लेकिन इमादुल मुल्क इसका वजीर था। इमादुल मुल्क इसका वजीर था और इसे अपने वजीर से अपनी जान को खतरा था, इसीलिए वह इधर उधर भागता रहा और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के यहाँ इसने शरण प्राप्त किया। उसने 1764 में बंगाल के मीर कासिम और अवध के सुजाउद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की। मतलब क्या? 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर का युद्ध लड़ा। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों से हार जाने के बाद वह कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया का पेंशनर बनकर रहा। क्या कह रहा है? कहने का मतलब यह हुआ कि अब 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे अंग्रेज एक नई शक्ति के रूप में उभरना शुरू हो गए थे और मुगल सम्राट पे उनका नियंत्रण स्थापित हो गया। और अब मुगल सम्राट जो शाह आलम था वह क्या था, उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी और वह अंग्रेजों का पेंशनर बनकर रह गया। 1772 में मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर वह दिल्ली लौटा। 1772 तक वह कहाँ रहा? 1772 तक वह इलाहाबाद में मुगल बादशाह रहा अंग्रेजों के संरक्षण में। लेकिन 1772 में देखते हैं कि मराठों का एक बार फिर उदय हुआ। किसके नेतृत्व में? माधवराव के, जब माधवराव पेशवा बना, इसके नेतृत्व में मराठों का एक बार फिर उद्भव हुआ और महादजी सिंधिया के सहयोग से उसने इलाहाबाद से मुगल सम्राट को लाकर दिल्ली में स्थापित किया और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। लेकिन अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। एक कई बार परीक्षा पूछा है परीक्षा में कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? 1803 में। तब से लेकर 1857 तक, जब तक मुगल वंश का अंतिम रूप से खत्म नहीं हो गया, मुगल बादशाह अंग्रेजों के लिए केवल राजनीतिक मोहरा बने रहे। क्या कह रहे हैं कि देखते हैं कि 1803 में दिल्ली पर कब्जा हो गया इनका, किसका? अंग्रेजों का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहला मुगल बादशाह किसको बनाया गया? तो वह बनाया गया था अकबर द्वितीय को। अकबर द्वितीय को बनाया गया था। किसके समय में? वह इसका शाह आलम द्वितीय का पुत्र था अकबर द्वितीय, उसको शासक बनाया गया था। वह अंग्रेजों के नियंत्रण में शासक बनने वाला पहला मुगल सम्राट था। तब से लेकर, मतलब 1803 से लेकर और 1857 तक, मतलब
स्वतंत्रता संग्राम तक, हाँ संतान, तब जो मुगल सम्राट थे वह मात्र कठपुतली बनकर अंग्रेजों का मोहरा बने रहे। मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा यह हुआ कि इसने ब्रिटिश शासकों के लिए भारत में विजय का रास्ता खोल दिया। देखिए क्या कह रहा है, हम देख रहे हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी अभी भी मुगल सम्राट क्या था, मुगल सम्राट जो था वह भारत में एकता का प्रतीक माना जाता था। अभी भी भले ही क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया, लेकिन अभी भी वह अपने आप को, चाहे हैदराबाद हुआ, चाहे बंगाल हुआ, चाहे अवध हुआ, ये सभी अपने आप को मुगल सत्ता का केंद्र मानते थे। इसीलिए हम देखते हैं जब 1857 की क्रांति हुई तो बहादुर शाह जफर, जो कुछ भी नहीं, एक कमजोर शासक थे, लेकिन उनको क्या माना गया, भारत में सत्ता का प्रतीक मानकर उनके नेतृत्व में 1857 की क्रांति की उद्घोषणा किया गया। क्यों? क्योंकि मुगल लोगों को यह लगता था कि मुगल सम्राट अभी भी क्या है, वह चाहे एकता के डोर में लोगों को बांध सकता है। और इस तरह हम देखते हैं कि मुगल सम्राट के पतन होने से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ तो वह ब्रिटिश अंग्रेजों को हुआ, और उन्होंने भारत पे सत्ता कायम करने का रास्ता स्थापित करने में वह सफल हो गए। इस तरह आज का चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं। कल हम लोग दोस्त पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज्यों का उदय। 18वीं सदी के भारत में ही दूसरा पार्ट है क्षेत्रीय राज्यों का उदय, जो प्रीलिम्स 21-22 के अनुसार लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्त आप लोग क्लास में हमारे बने रहिए। हम यहाँ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बिपिन चंद्रा का, जो काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसलिए दोस्त आप लोग क्लास में बिल्कुल बने रहें और अंत तक क्लास में बने रहें। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूपीएससी सीएससी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, तथा आप हमारे कोड AKS001 के माध्यम से जरूर एडमिशन लीजिए। यही हमारी आपसे गुजारिश है। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय। नमस्कार।